गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नेक्स्ट टॉपिक में। बेटा इससे पिछले वाले वीडियो में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया और साथ ही साथ ये बताया गया कि लोअरिंग इन वीपी या आप कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी होता क्या और किस कंडीशन पे राउल्ट लॉ को फॉलो करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, जो है एलिवेशन इन वीपी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं या उसके डेफिनेशन या फार्मूले पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझा गया। सबसे पहले हम लोग देखें कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। बहुत सारे बच्चे बेसिक डेफिनेशन भी नहीं जानते हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर पहले लाइन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बीपी, बॉइलिंग। ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं कि लिक्विड उबलना शुरू कर दे, नहीं, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, बल्कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो भी आप एक्सपेंसिव लिक्विड ले रहे होंगे, वो वेपर प्रेशर उस लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। उस अवस्था को, उस स्टेज को बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। बेटा मान लीजिए कोई सॉल्वेंट हमने ले रखा है और उसमें हम कोई सल्यूट ऐड कर देते हैं, तब क्या होता है। पहली स्थिति देखिए, अगर आपके पास केवल सॉल्वेंट मौजूद है और उसको आप हीट कर रहे हैं, तो आपकी टोटल जो हीट वाली एनर्जी है वो सॉल्वेंट के ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन जैसे उसमें आप कोई दूसरा अदर सब्सटेंस डालते हैं, कोई सल्यूट डालते हैं, तो होता क्या है, एनर्जी का सोर्स तो आपने एक ही रखा है, लेकिन वो एनर्जी अब डाइवर्ट हो जाती है। कहाँ डाइवर्ट हो जा रही है? डाइवर्ट हो जा रही है सॉल्वेंट और सल्यूट के बीच। कुछ एनर्जी सॉल्वेंट के ऊपर वर्क करेगी और उसी पार्ट में से कुछ एनर्जी सल्यूट के ऊपर वर्क करेगी। तो जाहिर सी बात है, पहली अवस्था है, पहली स्टेज में जो एनर्जी को सॉल्वेंट के ऊपर वर्क कर रही थी, वो दूसरी स्टेज में सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों के ऊपर वर्क कर रही है। तो जाहिर सी बात है, सेकेंड स्टेज में एनर्जी की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज वहाँ पर टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। यानी कि आप जो कंडीशन डेवलप करना चाहते हैं वो कंडीशन डेवलप नहीं हो, बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर क्रिएट नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब उस सोल्यूशन में हम किसी अदर सब्सटेंस या सल्यूट को ऐड करते हैं तब, क्योंकि जो एनर्जी अब उसको प्रोवाइड करा रहे हैं बॉइलिंग के लिए, वो एनर्जी और सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए काम कर रही है। इसीलिए यहाँ पर एनर्जी का मान बढ़ेगा और इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग। ठीक, यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसको डेल्टा टीबी करते हैं। डेल्टा टीबी, टी टेम्परेचर और बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी होता क्या है? डेल्टा टीबी एक्चुअली सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही? जो आपने सॉल्यूशन बनाया है और जो सॉल्वेंट है, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टीबी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप कह सकते हैं। ठीक, इसको अलग फार्मूले से भी नोट कर सकते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम। यहाँ पर एम क्या बेटा? मोलैरिटी है। क्या है? मोलैरिटी है। और केबी क्या है? कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। क्लियर? फिर इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इनटू केबी इनटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पर आपको जो टर्म हमको समझना जरूरी है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू जो है गिवन मास होगा, स्मॉल एम मॉलिक्यूलर मास होगा सब्सटेंस का, और जो कैपिटल डब्ल्यू होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल से बच्चे इन टर्म्स को फिट नहीं कर पाते हैं और फार्मूला याद होते हुए भी सही आंसर नहीं दे पाते, तो इसी को ध्यान रखिएगा। और साथ में केबी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा फार्मूला का ये है, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं जिनके बेस पर आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, सेम जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा अगर उसमें आप अदर सब्सटेंस या सल्यूट को ऐड करते हैं तब। तो टू एज ए इम्प्योरिटी वहाँ पर वर्क करने लगता है और जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे घट
अब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है इसको देखिए, द टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट है सेम वेपर प्रेशर। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी भी सब्सटेंस का, एक ही सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए और दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हों, इस तरीके के स्टेज को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ आ गई? सब्सटेंस बेटा एक ही है, उसी सब्सटेंस की दो अवस्थाएं हैं, सॉलिड और लिक्विड। एक इक्विलिब्रियम स्टेज होती है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों के फॉर्म में होता है और वेपर प्रेशर उसका क्या होता है, दोनों का इक्वल हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा बर्फ बन के एकदम हार्ड बर्फ आपके सामने जो आती है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, वो तो फ्रीज हो गया, सब्सटेंस फ्रीज हो गया। हम एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से फ्रीजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो बेटा एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आधा आपको बर्फ दिखाई पड़ेगा, आधा पानी दिखाई पड़ेगा, लेकिन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, ना उसको आप बर्फ बोल सकते हैं ना उसको आप पूरा पानी बोल सकते हैं। तो ऐसी ही अवस्था को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को यहाँ पर डिनोट करेंगे डेल्टा टीएफ, फार्मूला सेम होगा, सारे कंपोनेंट भी सेम होंगे, सारे टर्म भी सेम होंगे और इस तरीके से आप फ्रीजिंग पॉइंट से भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको मोलैलिटी का फार्मूला आना चाहिए, इससे पहले आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मोलैलिटी टर्म आपको डायरेक्ट भी दे दिया सकता है या आपको निकालना पड़ सकता है, तो मोलैलिटी के फार्मूले से उसको आप निकाल सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मोलैलिटी का फार्मूला जरूर लिखिए, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो आपके कोर्स में है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक्स में आपको पाई भी दिखाई पड़ेगा और साधारण तरीके से PV = NST इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे P प्रेशर है, V वैल्यू में है, नंबर ऑफ मोल्स है, S यहाँ पर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है बेटा 0.821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू कभी कभी दी जाती है, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा यूनिट के साथ में T आप जानते हैं किसके लिए, टेम्परेचर के लिए है। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू से पहले आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है जो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो हो जाएगा P = W/m/S2, ठीक है। कहीं कहीं पाई की फॉर्म में लिखा होगा तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में या ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ही कह रहा है, ठीक। अब हम बात कर लेंगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। एक दो लाइन के डेफिनेशन आप बोलेंगे कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ से लगाया जाने वाला मिनिमम प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर से इसको देखा जाए, प्रेशर समझा जाए। देखो बेटा, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस minimum pressure applied from higher concentration solution is known as osmotic pressure। बहुत इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप फिगर से बना के अपने दिमाग में सेट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए ये SPM लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन भरे गए हैं। अब होगा क्या, इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल रिमूव करना शुरू करेगा विद द हेल्प ऑफ SPM। तब इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, इसको कांस्टेंट वैल्यू में रखने के लिए हम एक एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एक मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। किधर की तरफ से, हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ से। जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तब ये क्या करता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को पूरी तरह से रोक देता है, उसको एक साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेज में ला देता है। तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए प्रैक्टिकली आपके कोर्स में एक दिया गया है प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कुछ ना कुछ उसमें से बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, चाहे आपको फिगर बनाने के लिए आ जाए, चाहे उसके प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए, न्यूमेरिकल तो इसके से आएंगे। तो उस प्रोसेस का जो नाम है उसको आप खुद तैयार करेंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट होता तो आप उससे तुरंत पूछिए, दूसरा में पॉइंट इसमें समझ में नहीं आ रहा है। और उसका नाम है बर्कले-हार्टले मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बर्कले-हार्टले मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस मेथड को तैयार करना है और इसमें किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको होती है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, तो आप बेझिझक उसको पूछ सकते हैं, PSS में पूछ सकते हैं या पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसका फिगर जरूर तैयार कीजिए, फिगर बहुत पूछा आता है। 2 नंबर में अगर फिगर ड्रा करने के लिए बर्कले-हार्टले मेथड के
या 3 से 4 नंबर में आ गया प्रोसेस को डिफाइन करिए। तो बेटा 4-5 लाइन का प्रोसेस है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट है, इसे इसका आप जरूर तैयार करेंगे। आज की क्लास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में आपको इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डेवलप होता है, कैसे इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं और किस साइंटिस्ट ने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया था। आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।